नमस्कार दर्शक मित्रों, आज के थिंक लाइन के ये नए संस्करण में आप सबका स्वागत है। आजकल जो विषय चल रहा है और जो घटनाएं विश्व में घट रही है, हम बात तो उसी पर करेंगे, मगर थोड़ी हटके बात करेंगे दोस्तों। हटके मैं बता रहा हूं, उसकी वजह है यह कि भारत से उसका संदर्भ क्या है, उसकी नक्शल में हम लोग बात करने वाले हैं। मेरा आज का विषय बहुत सीधा है, मैं पहले बता देता हूं। इज भारत रेडी फॉर हमास लाइक अटैक? हमास जैसा कोई अटैक भारत पे हो गया, जो हमास ने अभी इजराइल पे किया है, तो भारत रेडी है, मिलिटरीली रेडी है? ये सवाल है। क्योंकि आज की अभी ताजा खबर एक आई है पिछले चंद घंटों में। ऐसा कहा जाता है कि हिजबुल्लाह ने, जो इजराइल के नॉर्दर्न फ्रंटियर पे है, वो मोर्चा खोलने का निर्णय कर लिया है। उन्होंने पूरे इस्लामिक कंट्रीज को फ्राइडे के दिन, जुम्मा के दिन, इजराइल की ओर मार्च करने को कहा है। दे सेड 1 lakh strong, their militia will also come in ground. अगर ये होगा, इसके लिए तो हमें शुक्रवार तक रुकना पड़ेगा। अगर ये होगा तो ये खाली सीमित युद्ध नहीं रह जाएगा, सीमित हमला, ऑफेंसिव एंड काउंटर ऑफेंसिव नहीं रह जाएगा, इसका दायरा बहुत बढ़ जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि दिस इज अवर 9/11 एंड पर्ल हार्बर। हम भी ऐसा कुछ देख चुके हैं भूतकाल में। गोधरा का इंसिडेंट भी हुआ था, उसके बाद जो मेहम गुजरात में हुआ था वो भी हमने देखा है 2002 में। 26/11 का वो अटैक भी देखा है हमने। मगर अब आज जो स्थिति है बदले हुए भारत के अंदर, क्या हम भी, जैसे लोग कहते हैं कि मोसाद वाज कॉम्प्लिसेंट, इजराइल वाज कॉम्प्लिसेंट, क्या हम भी कॉम्प्लिसेंसी का शिकार है? क्योंकि मोसाद ट्राइड टू, Israelis tried everything. They gave, गाजा के लोगों को उन्होंने जॉब्स दी, रोटी दी, पानी दिया, इलेक्ट्रिसिटी दी, सब दी। वो हमेशा कहते रहे कि वी डोंट वांट टू फाइट नाउ, गाजा के अरब्स कहते रहे, मगर फिर भी ये हमला हुआ। तो क्या ऐसा कुछ भारत के साथ भी हो सकता है? बिकॉज द फॉल्ट लाइन जो दिखती है ये युद्ध की, ये ईरान तक आती है। कहीं कहीं लोग पाकिस्तान का जिक्र भी करते हैं। तो आज हम बात करेंगे भारत की मिलिट्री तैयारी की। क्या हम लोग तैयार हैं? ये एक सवाल है। इसके लिए मेरे साथ बात करने के लिए, आपके लिए एक नए गेस्ट मेरे साथ हाजिर है, कर्नल शशांक रंजन, जिनका 30 साल का तजुर्बा है काउंटर इंसर्जेंसी में, काउंटर टेररिज्म में। जम्मू एंड कश्मीर में भी वो काम कर चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी काम कर चुके हैं, कई इंटरनेशनल मिशन पे, यूएन के पीस कीपिंग फोर्स के भी वो जा चुके हैं। और कर्नल साहब इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर भी काम करते हैं, काउंटर टेररिज्म के ऊपर भी काम करते हैं। तो शायद इनसे अच्छा अनुभवी ज्ञानी व्यक्ति हमें इस मामले में बात करने के लिए नहीं मिल सकता है। कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक छोटे से चैनल के ऊपर, जहां हम प्रयत्न करते हैं हमेशा, वी ऑलवेज ट्राई एंड गिव पीपल अ न्यू पर्सपेक्टिव, अ न्यू एंगल, एंड ट्राई टू बी अहेड। हाँ, वो बात सही है कि मेरे पास वो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की व्यूअरशिप नहीं है, मगर जो लोग देखते हैं वो ज्ञानी लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सर, वी वेलकम यू टू अवर स्मॉल चैनल। और मैं कर्नल साहब को फ्लोर दे दूं उससे पहले आई टेल यू पीपल अगेन, आप लोग देखते तो है चैनल, पता चलता है रिस्पॉन्स पर, मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड एनकरेज अस। कर्नल साहब, द फ्लोर इज योर्स, आप शुरू कीजिए। आर वी रेडी? बैटल रेडी? जी हाँ, थैंक यू हिमांशु जी, थैंक यू सो मच। एंड मुझे बहुत
खुशी है कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि हम इस डिस्कशन को कर सकें, एंड आई रियली फील ऑनर्ड फॉर दैट। और क्वांटिटी से ज़्यादा मैं भी क्वालिटी में बिलीव करता हूँ। तो मैं आपके साथ हूँ, और आपका जो ये एफर्ट है इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आगे के दिनों में भी जुड़ा रहना चाहूँगा आपके चैनल से और आपके इस प्रयास से। अभी हिमांशु जी, हम बात कर रहे थे, जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि जो हुआ है अभी 7 अक्टूबर को शुरुआत हुई है जिस प्रक्रिया की हमास ने जो इनिशिएटिव लिया था। तो इसका हम सभी जानते हैं, और आपके दर्शकगण भी जानते होंगे कि इसका जो बैकग्राउंड है ये काफी पुराना है। इनफैक्ट जो जियोनिज्म की जो चैलेंज है, और जो अरब के साथ इनका जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये आज का नहीं है, ये लेट 19th सेंचुरी से शुरू हुआ हुआ कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसकी Yes. लेयर्स दर लेयर्स बढ़ती गई हैं। और एट द बॉटम लाइन, मैं ये नहीं कहूंगा कि अरब का स्टैंड सही है या इसराइल का स्टैंड सही है। दोनों अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जस्टिफाई किया जा सकता है, और दोनों के कॉन्टेक्स्ट को गलत साबित भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो जो हमारा हिंदुस्तान में, इंडिया में, जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर या आम नैरेटिव जो चलता है, उसमें हमारी एक धारणा हो गई है कि हम एक स्टैंड को पकड़ के उसको सपोर्ट करने लग गए हैं, या उसको बाइनरी में तब्दील कर रहे हैं। तो मेरे सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम ऐसा ना करें तो बेहतर रहेगा। हम दोनों पक्ष को हमें समझना बहुत जरूरी है। एंड आपके, मैंने आज के हमारे डिस्कशन के पहले डिस्कशन देखे हैं, आपके वीडियोस देखे हैं, तो आपने बखूबी उन उन पक्षों को, उन पहलुओं को सामने रखा है। तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा, वो मेरा आज का हमारा कॉन्टेक्स्ट नहीं है, हमारा संदर्भ नहीं है। तो मैं आ रहा था इस बात पे कि हमास जो अभी है, सबसे पहले तो पैलेस्टीन कॉज को सपोर्ट करने का मतलब हमास को सपोर्ट करना नहीं है। ये एक धारणा बनी हुई है आज हमारे देश में कि हम अगर बोलें कि हम पैलेस्टीन, और मैं किसी पॉलिटिकल नजरिए से इस बात को नहीं रख रहा हूँ। मैं सिर्फ एक चीज को क्लियर करना चाहता हूँ कि हमास और पैलेस्टीन कॉज दोनों अलग अलग चीजें हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं, और हमें इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। हमास एक आउट एंड आउट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ग्रुप है। और हमास ने जो भी किया है किसी भी मंशा से किया होगा, ऐसा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट उनके लिए है। वो जानते थे इसराइल के साथ अगर वो छेड़छाड़ी खानी करेंगे तो इसराइल उनको बख्शेगा नहीं। ये इसराइल का बहुत पुराना प्लेबुक रहा है। इसराइल एक बहुत स्ट्रांग देश के रूप में, एक बहुत स्ट्रांग आर्मी के रूप में पूरे, ना ही सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि पूरी दुनिया में उभरा है, जिसको हमास भी अच्छी प्रकार से जानता है। और उनको मालूम था कि इस किस्म से, अगर मैं ये शब्द यूज करूं कि पंगा लेंगे इसराइल से, तो इसराइल उनको बख्शेगा नहीं। फिर भी उन्होंने किया। मंशा जो भी रही हो, उसमें हम नहीं जाएंगे। अब मैं आता हूं हमारे जो इंडियन आर्मी और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, इंडियन गवर्नमेंट इन जनरल एंड सिक्योरिटी फोर्सेस इन पर्टिकुलर की बात पे। तो सबसे पहले तो मैं जनरल बात करूंगा। हमारी जो डिस्पेंसेशन है, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो हमारा जो काम करने का तरीका है, हमारा लोगों के साथ जो संबंध है, वो बाय एंड लार्ज, फ्लॉज रहे हैं जरूर, हर डेमोक्रेसी में रहते हैं, हर एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं। कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं हो सकती है, बट बाय एंड लार्ज हमारा जो हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटी सिचुएशंस रहा है, वो काफी ऊंचे दर्जे का रहा है। ये आप भी मानेंगे इस बात को। Yes. हम हमारी फौज, हमारी आर्मी, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, चाहे आप नक्सल बेल्ट की बात कर रहे हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, मोटे तौर पे मैं कहूंगा 95% हम लोगों के लिए वहां काम करते हैं। प्रयास 100% का रहता है, लेकिन 5% की भूल चूक होती है वो काम करते वक्त। जो ऑन ग्राउंड जो कमांडर है, जो लीडर है, उसके सामने उस किस्म के चैलेंजेस आते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि हार्ड लाइन जो स्टैंड है, जो हम अरब देशों में देखते हैं, आपका मैं ध्यान ले जाना चाहूंगा 2014-15 के साल में, जब दुनिया भर से
सो कॉल्ड मुजाहिदीन जा रहे थे और आईसिस को ज्वाइन कर रहे थे, उस वक्त भी हिंदुस्तान से गए थे लड़के, यूथ गया था यहाँ से भी, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। बट रिलेटिवली हमारी जो संख्या थी वहां पर वो कम थी, बल्कि दूसरे देशों के मुकाबले। इवन पाकिस्तान की तो बात छोड़ दें, साउथ ईस्ट एशिया से काफी गए थे, इंडोनेशिया से काफी गए थे, फिलीपींस से काफी गए थे, यूरोप से, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, वहां से काफी आए थे। उनके मुकाबले हमारा जो कंट्रीब्यूशन था आईसीस के रैंक में वो कम था। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो हार्ड लाइन एक अपनाना किसी चीज के ऊपर है, ये हमारे डीएनए में नहीं है। और हमारी जो सिंक्रेटिक अपब्रिंगिंग रही, हालांकि ये क्लीशे हो गया है आजकल, सभी कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब और सिंक्रेटिक कल्चर हमारा है, लेकिन वो काफी हद तक हम किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से, जी हाँ, उसको। और सिक्योरिटी फोर्सेस क्या है, हम सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। सोसाइटी में जिस किस्म का टेक्सचर रहेगा, वही टेक्सचर सिक्योरिटी फोर्सेस में भी आएगा। मैं जनवरी तक उस तरफ था, जनवरी के बाद रिटायर होने के बाद मैं पेंस के इस तरफ आ गया हूँ, लेकिन फर्क कुछ नहीं है हमारे सोचने के तरीके से। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस आर फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ द रीजन वेयर दे आर ऑपरेटिंग, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम पैलेस्टीन और कश्मीर, आपका मैं समझ सकता हूं आपका जो इशारा था वो किस तरफ था, क्योंकि कश्मीर में ये इतिहास रहा है कि पैलेस्टीन इशू के ऊपर वहां प्रोटेस्ट हुए हैं पहले। तो पैलेस्टीन और कश्मीर को का भी जो कंपैरिजन है, एनालॉजी जो है, ये मैं समझता हूं कि इररिस्पॉन्सिबल एनालॉजी है, एंड दिस इज लाइक स्ट्रेचिंग समथिंग टू फार। पैलेस्टीन का सिचुएशन अलग है, कश्मीर में इंडियन आर्मी या इंडियन स्टेट जो है वो ऑक्यूपेशन आर्मी की तरह हम वहां पे ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। वहां पर हम पीपल्स आर्मी की तरह से ऑपरेट करते हैं, जैसा कि मैंने बताया। और विनिंग हार्ट्स एंड माइंड जो एक काउंटर इंसर्जेंसी में, काउंटर टेररिज्म में एक बहुत बड़ा बेसिक उसूल होता है, हम उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी कार्रवाई करते हैं। तो आवाम को साथ लेकर चलने का हमारा प्रयास हमेशा रहता है, जिसमें हम काफी हद तक सफल भी रहे हैं। मैंने काफी, करण साहब, मैं आपको 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 जी हाँ, एक सवाल बीच में बटिंग करके पूछ लूंगा कि जी सर, जी, आपने जो कहा एकदम सही कहा। वहां भी इजराइल वाज ट्राइंग टू इंटीग्रेट पीपल फ्रॉम गाजा स्ट्रिप जी इनटू हाँ, द जी मेन हाँ, स्ट्रीम बाय गिविंग देम जॉब। जी अभी वही जी यही चीज 4 साल से हम लोग कश्मीर में करते आ रहे हैं। और आपको पता है कि हमारे नेबरिंग स्टेट का हाल क्या है इकोनॉमिकली। जी अगर हाँ, समझ जी हाँ, लो ऐसी कोई हिमाकत हो जाए तो क्या हो। जी जी, ओके ओके। सो अगेन कॉन्टेक्स्ट की बात मैं करूंगा, ठीक है, मैं मानता हूँ 19,000 वर्क परमिट मिले हुए थे अभी गाजा को इजराइल में आकर, वहां के नागरिक इधर आ रहे थे, यस। काम कर रहे थे इजराइल में, उनके इकोनॉमी को फायदा हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ भट्ट साहब, देखा जाए तो गाजा को एक सबसे बड़ा, इस दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन भी कहा जाता है। गाजा में जो सिविक कम्युनिटीज हैं, जो इजराइल का कंट्रोल है गाजा के ऊपर, इजराइल उनका हर एक चीज में राशनिंग करता है, उनके उनको क्या रिसोर्सेज मिलेंगे, यहाँ तक कि पानी और बिजली क्या मिलेगी, उस किस्म का भी कंट्रोल है। कश्मीर में आप देखें तो ऐसी कोई चीज नहीं है। कश्मीर को तो बल्कि हमने अगस्त 2019 में हिंदुस्तान ने एक्सेप्ट किया है, और उसको विद ओपन आर्म्स वी हैव included the यू state into एम्ब्रेस our देम। mainstream. Yeah, we have embraced them absolutely. So that is the difference, because each and every individual story matters. हमको सुपरफिशियली लगेगा कि इंटीग्रेशन हो रहा है गाजा का, लेकिन इंटीग्रेशन एक्चुअल में जो ट्रू सेंस में होता है, जो ट्रू स्पिरिट में इंटीग्रेशन होता है, वो उसमें मुझे लगता है कि खामी रही है। नहीं तो मेरा एक्चुअली मैं ये विषय आज चूज करने का भी, कर्नल साहब, एक स्पेसिफिक रीजन था क्योंकि भारत भी टेररिज्म का बहुत बड़ा विक्टिम हो चुका है। जी हमने हाँ, देखा पहले गोधरा का इंसिडेंट, फिर गुजरात के राइट्स उसके यहाँ से आए, फिर ओके अक्षरधाम का इंसिडेंट हो गया, ओके फिर ओके 26/11 का इंसिडेंट हो गया। जी 2014 तक तो एक स्थिति ऐसी थी कि हर महीने 2 महीने कोई आतंकी कहीं से घुस के इतने जी बड़े शहर, इतने बड़े देश के अंदर कुछ ना कुछ कर जाता था।
एक फ्रस्ट्रेशन जो भारतीय प्रजा में जो आता था, उसी की वजह से ये सवाल आज लोगों में भी पैदा हो रहा है कि अभी तो सब ठीक है, हम जानते हैं हमारा उस कॉन्फ्लिक्ट से एक मॉरल सपोर्ट के अलावा और कुछ लेना देना नहीं है। मगर क्या ये जो रोग स्टेट्स जिसको कहा जाता है आज, कि जिनके पास इकोनॉमिक पावर नहीं है मगर फिर भी वो पूरा मिडिल ईस्ट को अपने हिस्से में करने चाहते हैं, जैसे ईरान है, पाकिस्तान है, क्योंकि ये हमास का जो अटैक है उसकी जो बातें बाहर आ रही है, अभी जानने को जो मिल रहा है, वहां ईरानी फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तानी भी दिखाई दे रहे हैं। कोई कहता है कि द चाइना वाज फ्रॉम द बैक एनकरेजिंग ऑल दिस थिंग्स। तो ये सब बातें सुनने के बाद, और इजराइल हैज मेड इट वेरी क्लियर एज फार एज ईरान इज कंसर्न, और कोई नहीं चाहेगा कि एक रोग स्टेट के पास, जो हमारे बगल में ही है एक बाजू देखा जाए तो, इतने ज्यादा आतंकी, दूसरा एक न्यूक्लियर पावर वाला, तो ये जो हिमाकत है छोटी सी, कि जैसे गोधरा जैसा भी अगर समझ लो एक इंसिडेंट हो गया भारत में, इज इंडिया रेडी टू टेक दैट एंड डील विथ इट? That is my basic moot question for today, sir. Okay. Yeah, I totally understand that. आपका कंसर्न बिल्कुल वाजिब है, और किसी भी तरह से सबसे पहले तो कंप्लेसेंसी बिल्कुल, वी नीड नॉट लोअर आवर गार्ड, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। एंड उसी के लिए हमारे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी खास करके हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, दे आर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड दिस इज देयर ब्रेड एंड बटर। एंड जो हमास और इसराइल का हुआ है अभी पिछले 4-5 दिनों में, उसके बाद जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है आर्मी में, टिल बटालियन लेवल एंड थोड़ा उसके ऊपर जहां तक मैंने सर्विस की है, तो सीनियर लेवल तक भी मैं किस किस्म से फंक्शनिंग होती है मैं जानता हूं। और इंडियन आर्मी में के लिए मैं वाउच कर सकता हूं। वहां पर इसकी तैयारी, इसकी वॉर गेमिंग, इसका विचार विमर्श आपस में ऑलरेडी शुरू हो गया है, उसमें कोई शक हमें नहीं रखना चाहिए, कॉम्प्लेसेंसी बिल्कुल नहीं है। दूसरा, जिस किस्म से हम लोग काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी आर्मी अगर डिप्लॉयड है जेएनके में, जहां पर हो सकता है कुछ मसला हो, पैलेस्टीन को लेके कुछ ट्रैक्शन मिले, या मैं जेएनके की ही बात करूंगा प्राइमरीली, बिकॉज कई बार हम आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं कि जेएनके में ट्रैक्शन मिलता है पैलेस्टीन कॉज को। वहां पर हमारी जो डिप्लॉयमेंट है काफी सिक्योर है, लाइन ऑफ कंट्रोल से लेके पीछे तक, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन, एंटी इन्फिल्ट्रेशन। तो हालांकि इसराइल का भी जो काबिलियत है, जो कैपेबिलिटी है, वो बिल्कुल धाराशायी हो गई 7 अक्टूबर को। Yes, इंटेलिजेंस फेलियर, इतने yes. बड़े फ्रंटेज पे वो अंदर आ गए हमास, उनका सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, इतनी टेक्नोलॉजी उनके पास, एडवांस टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धरा का धरा रह गया उनका, क्योंकि कहते हैं कि हमास ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक जरिया अपनाया ही नहीं अपने मैसेजेस वगैरह पास करने के लिए। दे वर यूजिंग गुड ओल्ड टेक्निक्स ऑफ कुरियर्स एंड फिजिकल कॉन्टैक्टिंग ऑफ वेरियस एजेंसीज, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं पर्सनल लेवल पे, अब मैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किसी में विश्वास नहीं दिला सकता हूँ, क्योंकि मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ। लेकिन पर्सनल लेवल पे मैं 100% मुझे यकीन है कि इंडियन आर्मी, फॉर एग्जाम्पल, is very well prepared. We are deployed from the line of control towards the hinterland, towards the urban areas in several tiers to stop infiltration and insurgency. दूसरा, लोगों में ये धारणा, शुरुआत अगर प्रोटेस्ट की होगी, हम इंटरनल बात कर रहे हैं, एजिटेशन डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, जो कि एक अगली रूप ले लेते हैं आगे चल के। तो वो जो पल्स है आवाम का, लोगों का जो पल्स है, लोगों के बीच में क्या बातचीत चल रही है, वो नीचे लेवल पर हमारे ऑफिसर्स और जूनियर लीडर्स को भली भांति मालूम है, क्योंकि वो वहीं पर डिप्लॉयड है, वहीं पर रह रहे हैं। अगर हम आर्मी की बात करें, तो आर्मी सिर्फ श्रीनगर में या जम्मू में या अनंतनाग में ही नहीं है, बल्कि इंटीरियर एरिया में भी है। जरूरत यहाँ पर है कि डेमोक्रेटिक तरीके से अगर प्रोटेस्ट होता है, जो कि श्रीनगर में हुआ है पहले पैलेस्टीन कॉज को लेकर 2014-15 में,
डेमोक्रेटिक तौर पे कोई प्रोटेस्ट होता है, वी नीड टू एब्जॉर्ब दैट काइंड ऑफ अ प्रोटेस्ट. We should not, as dispensation, react to that protest in an undemocratic manner. प्रोटेस्ट करेंगे और खत्म हो जाएगा. लेकिन अगर हम उस प्रोटेस्ट को गलत तरीके से, हाई हैंडेड तरीके से अगर उसको हैंडल करेंगे, तो वो हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है. वो चिंगारी एक लग सकती है कहीं से. नंबर ये जो था अंदर से अंदरूनी मामलात में. दूसरा जो है आप बात कर रहे हैं, जैसे 26/11 जो हुआ था, जैसे अभी हमास ने किया, लार्ज फ्रंटेज पे वो लोग अंदर आए, तो मैं समझता हूँ 26/11 के बाद हमने काफी इन्वेस्टमेंट किए हैं अपने सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बीफ अप करने के लिए. और वी आर जनरली, अब प्लान आप अगर 10 प्लान बनाते हैं किसी खास चीज के लिए, और जो उभर के आती है वो 11वीं चीज आ जाती है, तो उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है. लेकिन फिर भी अगर 10 प्लान आपने बनाए हैं, 10 कंटिजेंसी प्लानिंग आपने की है, 10 ऑल्टरनेटिव प्लान आपके बनाए हैं, तो कुछ ना कुछ आपका काम करेगा जब 11वीं सिचुएशन उत्पन्न होती है. and I totally, I am firmly in belief that we are generally prepared for that. हमारे हर लेवल पे इसकी तैयारी चलती रहती है. और हमने और दूसरी और तीसरी बात जो आप बोल रहे हैं, टेरर इंसिडेंट के बारे में जो आपने बताया, गोधरा हुआ, गोधरा तो सबको दूसरा उसका कॉन्टेक्ट था, 26/11, देन सरोजनी नगर ब्लास्ट, एंड रघुनाथ टेम्पल पे अटैक हुआ, बॉम्बे ब्लास्ट हुए थे 90s में. बट अभी वर्ल्ड ओवर भट्ट साहब जो ट्रेंड है टेररिज्म का, द वर्ल्ड ओवर, अगर आप हमास और इजराइल में जो हुआ है उसको अगर आप थोड़ा नजरअंदाज करें, तो वर्ल्ड ओवर द ट्रेंड हैज कम डाउन vis-a-vis what things were in say 2014, 15, 16. अगर आप ग्लोबल टेरर इंडेक्स देखें, उनकी रिपोर्ट देखें, तो वर्ल्ड ओवर द ग्राफ हैज डिप्ड डाउन. And similarly, we also have got positively affected by that. But yes, guard has not to be lowered. Complacency is not at all the way ahead. We'll have to be at it constantly. As an army person, sir, I'll ask you a straight question. Indian government is on a high alert. There has been huge deployment on the border areas on both sides. And even the rations are being. What are you seeing this? This is a precursor to something, or it is just a precautionary measure? What is it? ये क्या है सर? भट्ट साहब, मैं अभी नहीं हूं मैं उस तरफ, मैं जैसा कि मैंने बताया मैं फ्रेंड्स के इस तरफ आ गया हूं अभी. लेकिन दिस इज preparing for the best, but hopeful for the best, but preparing for the worst. This is the dictum which we work upon. और जो हम कॉम्प्लेसेंसी की बात कर रहे हैं, अगर हम ये चीजें नहीं करें तो फिर हम भी 9/11 या 26/11 दोबारा देख सकते हैं. So it is, I will say, we shouldn't be too alarmed, but yes, we need not be too complacent as well. ऐसा नहीं है कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा. इस मेंटालिटी से अगर हम आगे की अपनी प्लानिंग, अपनी सोच विचार रखेंगे, तो उससे हो सकता है हमें नुकसान हो जाए. तो हमको प्रयास करते रहना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा. और जो डिप्लॉयमेंट हो रही हैं, जैसे नदन सेक्टर में हमारे डिप्लॉयमेंट हुई है, वो तो हम सभी जानते हैं. गलवान के बाद जो डिप्लॉयमेंट हुई थी, और हम कोशिश हमेशा करते रहे हैं स्टेटस को एंटी का जो अप्रैल 2020 में था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. 19-20 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं. तो वो तो एक अलग ही कॉन्टेक्स्ट है, उस प्रॉब्ली उसके बारे में डिटेल में हम अभी बात यहाँ नहीं कर सकते हैं. लेकिन डिप्लॉयमेंट उसकी वजह से हमारी थोड़ी स्ट्रेच हो गई है. पहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो चीन के साथ है, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट नहीं होता था ट्रूप्स का. पहले क्या होता था, हमने इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स को पकड़ा होता था, जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो पाकिस्तान के साथ है, वहां पर हमारा डिप्लॉयमेंट कॉन्टिन्यूअस है. 1 बटालियन, 2 बटालियन, 3 बटालियन लगातार यूनिट लगी हुई हैं. अब LAC के ऊपर भी हमारा डिप्लॉयमेंट क्या हो गया है, मोर और लेस कंटिन्यूअस हो गया है. उसकी वजह से हमको वहां पर ज्यादा ट्रूप्स भेजने पड़े हैं. तो प्रॉब्ली इसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गई है. मैं मानता हूँ डिप्लॉयमेंट हमारा ऑफिशियल एक मैसेज आया सर, एक ऑफिशियल मैसेज आया गवर्नमेंट की ओर से कि वी आर ऑन एन अलर्ट एंड वी हैव डन दिस 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 दिस. इसी की वजह से मैं ये जानना चाहता कि अभी जो चल रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर कहीं ये जी हाँ, समझ गया मैं आपकी बात. नो, दिस इज
टू बी ऑन, हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक तरीका होता है, जब हम कोई खतरे का अंदेशा करते हैं तो हम एक टर्म यूज करते हैं, स्टैंड टू हो जाना, यानी कि सभी अपने अपने पोजीशन में आ जाना। तो दिस इज नथिंग बट स्टैंड टू एट अ मैक्रो लेवल, विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड। नहीं तो फिर कॉम्प्लेसेंसी विल सेट इन एंड वी विल स्टार्ट फीलिंग दैट नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू अस बिकॉज वी हैव गंगा जमुनी तहजीब, जो कि नहीं होता है। वो सब प्रिंसिपल्स की बातें हैं, लेकिन ब्रास टैक्स कुछ और है, जिसके बारे में हमने स्टैंड टू हो रखा है अभी। दैट्स व्हाट आई विल से। अभी सर मैं एक सवाल और पूछूंगा आपसे, ये चीज को हम कंक्लूड करें उससे पहले, कि सर ड्यूरिंग योर टाइम, यू बीन एन आर्मी मैन एज आई सेड, ड्यूरिंग योर टाइम and present situation in Pakistan, our neighbor, that's something, we know that they cannot hurt us back. But this type of operations, they are fully capable of, and they have been trying that. पिछले 2-4 साल में यस कम हो गए थे, मगर इस साल फिर से देखने को आ रहा है। फिर से भले उनके पास पैसा हो कि ना हो, इसके लिए तो पैसा निकल आता है, अगर मैं पॉलिटिक्स की भाषा में कहूं तो क्या आप देखते हैं कि such things which India suffered 26/11 की बात करें तो, now Israel has suffered, US suffered in 9/11 attacks, can again repeat in India? And there is, उसके साथ में जुड़ा हुआ मेरा एक दूसरा सवाल ये है, there is a talk, sir, there is a very big talk in the open market. मैं टर्म जानबूझ के यूज कर रहा हूं, ओपन मार्केट, कि पीओके इंडिया इज प्लानिंग टू टेक बैक। जी हाँ, ओके। सबसे पहले तो भट्ट साहब, जो आपने अंदेशा पूछा है, तो ये क्रिस्टल बॉल गेजिंग का जो है मसला, ये तो थोड़ा मुश्किल है कहना 26/11 9/11 हमारा दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन इतना मैं विश्वास दिलाऊंगा आपको, जो जैसा कि मैंने कल्चर देखा है और जिस किस्म से मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कि तैयारी हमारी है कि इस किस्म की चीज ना हो। और तैयारी हर लेवल पे है, प्रोफेशनल लेवल पर भी है, जो मैंने डिप्लॉयमेंट की बात की, आवाम के साथ काम करने की भी है, लोकल ग्रास रूट पॉलिटिक्स के साथ कॉन्टैक्ट रखने की है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट रखी है। फिर आर्मी जहां जहां डिप्लॉयड है, वहां हम यूथ को एंगेज करते हैं, हमारे सिविक एक्शन प्रोग्राम होते हैं, सद्भावना होता है। मेन एम ये है, मेन मुद्दा ये है कि हम पल्स के ऊपर हमारा हमेशा हाथ रहे, आवाम क्या सोच रही है उसके ऊपर हाथ रहे। रही दूसरी बात प्रॉक्सी वॉर की पाकिस्तान के, बिल्कुल सही बात है आपने कहा पहले, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज काफी थे। अभी पाकिस्तान पैसा कहीं ना कहीं से आ जाता है, बिल्कुल मैं सही बात मानता हूं आपकी। लेकिन इसमें एक मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है, जो कि हो सकता है आप उससे एग्री ना करें। और कई बार जेएनके के मामले में ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि हम हर एक चीज को पाकिस्तान के प्रिज्म से देखने लगते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा पाकिस्तान कर रहा है सपोर्ट, पाकिस्तान प्रॉक्सी भेज रहा है, उनकी वो स्टेट पॉलिसी है। लेकिन हमारी कमजोरी, हमारी खामी ये आ जाती है भट्ट साहब, कि हर बात को हम पाकिस्तान के प्रिज्म से करने लगते हैं, तो जो हमारी अंदरूनी खामियां होती हैं वो हम नजरअंदाज कर देते हैं, वहां से हमारा ध्यान हट जाता है और हम सिर्फ एक एजेंडा को पकड़ लेते हैं। तो इसको थोड़ा हमें रेजिस्ट करना चाहिए, चाहे हम ओपिनियन बनाने वाले हैं या ओपिनियन इन्फ्लुएंस करने वाले हैं या फिर सरकार है, ये मेरा मानना है। बिकॉज पाकिस्तान हैज ट्रबल्ड इन हैज कम एंड हैज बीन फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर, बट द वाटर हैज बीन ट्रबल्ड बिकॉज ऑफ आवर इंटरनल। जेएनके ऑल्सो हैज गॉट अ हिस्ट्री, आप जानते हैं, 47 और उसके पहले से भी। तो जेएनके ऑल्सो हैज गॉट अ हिस्ट्री। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि जियोनिज्म एंड ज्यूज का मसला और अरब्स का मसला अगर लेट 19th सेंचुरी से चल रहा है, तो जेएनके का मसला भी कोई नया नहीं है या 89 में शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है। पहले से इश्यूज हैं जो कि चलते आ रहे हैं। और एक एक अहम बात जो थ्योरी की बात है, क्योंकि मैं फिलहाल टीचिंग में हूँ, एकेडमिक लाइफ में हूँ, तो एक मैं सजेशन दूंगा। एक चीज होती है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और एक चीज होती है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो हम ज्यादा करके क्या करते हैं, सिम्टम्स की तरफ ध्यान देने लगते हैं और रूट कॉज को भूल जाते हैं।
तो हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में ज्यादा वक्त डालते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो कि रूट कॉज अगर हम हिट करेंगे तभी होगा, उस पर हम नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर जो 9/11 या हमास हुआ है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि टेररिज्म क्यों हुआ, लेकिन हमें कम से कम अपनी तरफ से एक एफर्ट लगाना पड़ेगा रूट पे जाने के लिए, ताकि चीजों को सही तरीके से ऑर्डर में लाया जा सके। ये मेरा मानना है। या दर्शक मित्रों, आपने सुना कर्नल साहब ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, बेवकूफिया पड़ोसी शायद करता रहे, मगर हमें सचेत रहना और हमें अंदर से झांकना होगा, और जो जड़ है जिसकी वजह से ये हो रहा है उसको पकड़ के नेस्तो नाबूद करना पड़ेगा। We have to eradicate that. That is what he was trying to say. अभी सर जाते जाते वक्त नहीं बचा है, एक अंतिम सवाल आपसे। जी जी। पिनाका और ब्रह्मोस कितने डेंजरस? ब्रह्मोस भट्टा, उसका रेंज काफी ज्यादा है। ब्रह्मोस एक स्ट्रेटेजिक लेवल, उसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं। पिनाका का रेंज कम है। तो पिनाका हम बोलते हैं ब्रह्मोस स्ट्रेटेजिक लेवल का हथियार है, और पिनाका टैक्टिकल, यानी कि आपसे थोड़ा थोड़ा दूर और उससे ज्यादा दूर, यानी कि 3 लेवल अगर हैं। टैक्टिकल जो कि सबसे नीचे का लेवल होता है, ऑपरेशनल जो कि मिडिल, और स्ट्रेटेजिक जो कि सबसे ऊंचा लेवल है। तो ब्रह्मोस एक स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम है, और पिनाका जो है वो टैक्टिकल और ऑपरेशनल है। खतरनाक, बिल्कुल कोई शक नहीं होना चाहिए हमें। और एक और बात, आप पाकिस्तान की काबिलियत की बात के ऊपर, अभी हमने कुछ दिनों पहले एक खबर देखी कि वो शाहीन 3 टेस्ट फायर कर रहे थे, और वो मिस फायर होके उनकी ही न्यूक्लियर फैसिलिटी पे गया। तो वो तो एक स्टोरी है, काबिलियत, एक स्टोरी है। जी हाँ, जी हाँ, जी। तो जस्ट टू फ्लैग दैट किस किस्म की चीजें भी होती हैं। हमसे भी एक बार ब्रह्मोस बिना न्यूक्लियर हेड वाला, बट खुशकिस्मती पाकिस्तान में थी जाके हमारी, गिरा था। वो भी मिस फायर हुआ था। जी हाँ। या थैंक यू। दर्शक मित्रों, आप सुन रहे हो, मैंने जानबूझ के ये सवाल पूछा है पिनाका और ब्रह्मोस का। उसका को रिलेशन है अभी मिडिल ईस्ट की वॉर से। अंदर अंदर बातें बहुत हो रही है। There might be a support of this missiles to Israel, and Pinaka could be very dangerous over there. मित्रों, आपसे यही कहेंगे, क्योंकि मैं भारत की बात कर रहा था आज, क्योंकि भारत में हमास होने के चांसेस है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली बात है। और कर्नल साहब भी यही बता रहे हमें कि हमें सावधानी, ऑन गार्ड्स, ऑन अलर्ट रहना पड़ेगा, हमेशा रहना पड़ेगा, वरना ये जो रेडिकलाइजेशन जो है समाजों का। हाँ सर, बताइए बताइए बताइए। एक आखिरी पॉइंट, एट द कॉस्ट ऑफ टेकिंग स्लाइटली मोर टाइम, बट साहब, और जैसा कि मैंने शुरू में बोला था, जो आज सोशल मीडिया पे जो नैरेटिव चल रहा है हमारे देश में, मैं समझता हूं कि वो हमको उससे सचेत रहना चाहिए। बाइनरीज में इसको नहीं बांटना चाहिए। हम धीरे धीरे करते करते उसको किसी हद तक भी ले जा सकते हैं, जो कि एक समाज में डिविजन पैदा करेंगे, डिविजन उत्पन्न करेंगे, और हमें बाहर के हमास से नहीं बल्कि अंदर के डिविजन से खतरा ज्यादा हो सकता है। थैंक यू। हमास से ज्यादा, देखो ये बात आ गई जो मैं लाना चाहता था, हमास से ज्यादा अंदर के डिवीजन से ज्यादा खतरा, और यही बात करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन ट्रेडिंग दैट पाथ। दर्शक मित्रों, किसको सच मानना, क्या सच मानना और हकीकत क्या होती है, उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है कभी कभी। और हमने तो ये देखा हुआ है कि घटनाएं घटती है, उसे ऐसे भी कहा जाता है कि ग्लास आधा खाली है, और ऐसे भी कहा जा सकता है कि ग्लास आधा भरा हुआ। और जहां तक जियोपॉलिटिक्स की बात आती है, वॉर की बात आती है, वहां कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता दोस्तों। एवरीथिंग इज इन ग्रे, दैट वन मस्ट अंडरस्टैंड। और इसीलिए शायद जब कर्नल साहब बोल रहे हैं हमें कि बी ऑन योर टोज, तो वी हैव टू बी ऑन आवर टोज।
मित्रों, आज के लिए तो इतना ही। नए संस्करण में कुछ नहीं बात करेंगे, मगर हम कर्नल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए इतना समय निकाला। और मित्रों, आपको फिर से एक गुजारिश छोटी सी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, इट विल हेल्प अस अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।